डिटरमिनेंट की क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे दूसरे वीडियो में जहां हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं, यहाँ हमारे पास एक्सपेंडिंग और प्रॉपर्टीज़ का यूज करने के दोनों ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हैं। इससे पहले जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे इससे पहले जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर सकते थे, हम प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते थे, लेकिन हमें एक्सपेंशन करने की अनुमति नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर एक्सपेंशन के साथ साथ हमें यहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन 11 क्वेश्चंस को ध्यान से समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि डिटरमिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये एक स्पेशल टाइप का डिटरमिनेंट है। इसमें आप देख सकते हैं ए से बी, फिर बी से सी और सी से ए, मतलब ए से चलकर फिर से सी पर पहुँच गए। ऐसे डिटरमिनेंट को हम सर्कुलेंट कहते हैं। इसका रिजल्ट भी हमें याद रखना चाहिए। इसका बहुत जगह यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसका बहुत जगह यूज करते हैं। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो होने चाहिए। तो यहाँ 2 जीरो बनाने के लिए मैंने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो किया है R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। तो R2 के एलिमेंट हो गए 1 माइनस 1 जीरो, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और R3 के एलिमेंट हो गया जीरो, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आगे आप देख सकते हैं R2 से हम बी माइनस ए और R3 से हम सी माइनस ए बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने वही लिखा है, टेकिंग बी माइनस ए फ्रॉम R2 एंड सी माइनस ए फ्रॉम R3। उसके बाद हम जब यहाँ से बी माइनस ए सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा 1 0 0 ए 1 1 ए स्क्वायर बी प्लस ए सी प्लस ए। अब हम यहाँ पर R3 माइनस R2 कर रहे हैं। हम R3 में से R2 को माइनस करेंगे। जब R3 में से R2 को माइनस करेंगे, हम यहाँ पर भी एक्सपेंड कर सकते थे, हमारा सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन अगर हम R3 में से R2 करते हैं तो हमें R3 में देख सकते हैं 0 0 सी माइनस बी भी मिल जाएगा। अब हम R3 से सी माइनस बी को भी कॉमन ले सकते हैं। तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें पूरा लगभग मिल चुका है। हम यहाँ से R3 से सी माइनस बी कॉमन ले रहे हैं। अब हमारा डिटरमिनेंट हो गया 1 0 0 ए 1 0 ए स्क्वायर बी प्लस ए और 1। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, इसको हम C1 और R3 में के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। दोनों में कोई एक हम सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ सेलेक्ट किया है कि मैं C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा। तो जब मैं C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा तो मैं सिर्फ 1 के लिए देखना होगा, 1 और उसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। 0 0 जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। तो 1 का जो कोफैक्टर होगा, चूँकि 1 कहाँ पर है, 1 1 पोजीशन पर है, तो वो प्लस वैल्यू देगा। फिर जब हम पहले रो और पहले कॉलम को हाइड करेंगे तो हमें एलिमेंट मिलेंगे 1 बी प्लस ए 0 1। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब आप देख सकते हैं बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, जबकि हमको लाना है ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए। तो हम पहले वाली जो पहला टर्म है उससे माइनस कॉमन लेंगे और जो आखिरी टर्म है उससे माइनस कॉमन लेंगे, तो हमें मिल जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसे हम सर्कुलेंट कहते हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड। एक्स वाई जेड आपस में इक्वल नहीं है। जो डिटरमिनेंट है वो है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। हमें प्रूव करके दिखाना है कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू -1 होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ़ ऑल एलिमेंट of a row or column are given as a sum of two different terms, then we can express the given determinant as a sum of two different determinant, in which first determinant having first term and second determinant having second term। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। मैंने यहाँ पर 1 1 1 जो है उसको हमने डिटरमिनेंट 1 में ले लिया है, और जो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब उसको मैंने डिटरमिनेंट 2 में ले लिया है, और ये इज इक्वल टू 0 चल रहा है। फिर मैं डिटरमिनेंट 1 में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट 2 में मैं R1 में x, R2 में y और R3 में z कॉमन ले रहा हूँ। मैंने x y z कॉमन ले लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो एलिमेंट्स हैं पहले डिटरमिनेंट और दूसरे डिटरमिनेंट के एक जैसे ही हैं, लेकिन उनकी पोजीशन सेम नहीं है। हम नहीं कह सकते कि दोनों डिटरमिनेंट सेम है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि फर्स्ट डिटरमिनेंट को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेकंड डिटरमिनेंट टाइप बन जाए। हम सेकंड को पहले ऐसा ही बना सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया कि C2 को C3 से इंटरचेंज किया। C2 को C3 से इंटरचेंज करने का जो मेरा पर्पज़ था वो ये था कि कम से कम C3 के एलिमेंट तो उसके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि देखो दूसरा जो डिटरमिनेंट है उसमें आप देख सकते हैं जो C3 के एलिमेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। तो मैंने वही किया। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि व्हेनेवर वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम द वैल्यू ऑफ इट इज नॉट चेंज बट साइन इज चेंज, तो माइनस आगे आ गया।
फिर इस माइनस को ठीक करने के लिए और उस डिटरमिनेंट के बराबर लाने के लिए मैंने C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे मैंने C1 को C2 से इंटरचेंज किया, आप देख सकते हैं वो जो बाहर माइनस था वो प्लस हो जाएगा। C1 के जो एलिमेंट थे XYZ वो C2 में चले गए, जो C2 के एलिमेंट थे 1 1 1 वो आ गए। अब आप दोनों डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, दोनों डिटरमिनेंट अब एक जैसे हो चुके हैं। दोनों में जो एलिमेंट्स हैं 1 1 1 XYZ X² Y² Z² है। तो मैंने इस डिटरमिनेंट को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मिला मुझे ब्रैकेट में 1 + XYZ, ब्रैकेट में 1 1 1 XYZ Z X² Y² Z² = 0। अब हमें यहाँ पर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था जहाँ हम डिटरमिनेंट को सर्कुलेंट कह रहे थे, मैंने वहाँ पर ABC था, यहाँ XYZ है, उसकी वैल्यू पुट कर दी x - y y - z z - x बराबर 0। अब यहाँ देखिए x - y कभी इक्वल नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि x और y इक्वल नहीं है, दो इक्वल वैल्यू का डिफरेंस 0 होता है। y z भी 0 नहीं के बराबर नहीं हो सकता, z - x भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर 4 क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो पक्का है कि 1 + XYZ 0 के बराबर रहा होगा। तो अगर 1 + XYZ 0 के बराबर रहा होगा तो XYZ = क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, वहाँ पर 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + b 1 + c है। यहाँ हमें प्रूव करना है ABC इन ब्रैकेट 1 + 1/a + 1/b + 1/c, फिर बाद में ABC का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया गया और ABC + BC + CA + AB हमें प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, हमें ये सोचना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर चूँकि हमारे क्वेश्चन में 1/a 1/1/c नहीं है, तो हमने इसलिए क्या किया कि हमने C1 से 1/a, C2 से b और C3 से c कॉमन ले लिया। टेकिंग कॉमन a फ्रॉम C1, b फ्रॉम C2 एंड c फ्रॉम C3। अगर हम ABC कॉमन लेते हैं तो ABC बाहर होगा, C1 के एलिमेंट हो जाएंगे 1 + 1/a 1/a 1/a, C2 के एलिमेंट हो जाएंगे 1/b 1/b + 1 1/b, C3 के एलिमेंट हो जाएंगे 1/c 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 + 1। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, अगर हम C1 + C2 + C3 कर देते हैं, अगर हम C1 + C2 + C3 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि C1 के सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए, जो कि हो गए हैं 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब हम अगले स्टेप में C1 से इसे ही कॉमन ले लेंगे। जब इसे हम कॉमन लेंगे तो हम देख सकते हैं कि C1 के जो एलिमेंट हैं वो 1 1 1 1 हो गए। अब हम यहाँ 2 0 बनाकर एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर R2 = R2 - R1 और R3 = R3 - R1 किया है। अब आप देख सकते हैं C1 के जो एलिमेंट हैं वो 1 0 0 है। अब हम अगर इसे C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो हमें R1 और रो 1 और कॉलम 1 को हाइड करना होगा। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। फिर बाद में हम ABC का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो हमें दूसरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पर 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b² लिखा हुआ है। इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमें जो प्रूव करना है वहाँ पर सब प्लस है, 1 + a² + b² है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा उसमें कहीं पर प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं दोनों माइनस है। तो उसे ठीक करने के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं C1 = bc3, क्योंकि अगर हम b का मल्टीप्लाई C3 में करते हैं तो आप ध्यान से देखें जो हमारा एलिमेंट है वो -2b लिखा हुआ है, अगर उसमें हम b का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2b² हो जाएगा, और जब उसको हम C1 वाले एलिमेंट से माइनस करेंगे तो वो प्लस होकर उस -b² को प्लस कर देगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर किया गया है। और हम C2 = C2 + ac3 कर रहे हैं। आप खुद देखें, अगर C3 में आप a का मल्टीप्लाई करके C2 से जोड़ते हैं तो जहाँ C2 में 2ab लिखा है वहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप देख सकते हैं कि C1 C2 से हमें 1 + a² + b² कॉमन मिल रहा है। हमने वही किया, C1 C2 से 1 + a² + b² को कॉमन लिया, चूँकि दोनों से कॉमन लिया है तो ये स्क्वायर हो गया है, 1 + a² + b² हो गया है। अब हम किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बनाना चाहते हैं, तो C1 में आप देख सकते हैं एक 0 बन चुका है, एक और 0 चाहिए हमें। इसके लिए मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया है, R3 = R3 - b R1। मैं अगर R1 में b का मल्टीप्लाई कर इसे R3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो R3 में जहाँ b लिखा हो वहाँ 0 हो जाएगा और फिर हम एक्सपेंड कर पाएंगे। तो मैंने वही किया कि मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे 2 0 हो चुके हैं C1 में, हम चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे R3 + a R2 एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया, ताकि जो R3 के एलिमेंट है उसमें भी जहाँ 1 - a² + b² लिखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पर 1 + a² + b² हो चुका है। अब अगर इसे हम C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, तो C1 के सारे एलिमेंट आप देख सकते हैं 1 0 0 है, तो इसमें एक्सपेंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इसमें एक्सपेंड करेंगे तो हमें 1 + a² + b² का होल क्यूब मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है,
यहाँ पे बताया गया है कि ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव एंड पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ जी पी देन सो दैट इन डिटर्मिनेंट लॉग ए लॉग बी लॉग सी पी क्यू आर 1 1 बराबर 1 1 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर बताया गया है कि ए बी सी ये सब पॉजिटिव हैं और ये पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म हैं जी पी के। आपने क्लास 11 में जी पी को पढ़ा होगा। जी पी में एन एथ टर्म का फॉर्मूला हुआ करता था a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, जहाँ a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो और n नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि कैपिटल ए फर्स्ट टर्म है और कैपिटल R जो है वो कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पर a चूँकि पी एथ टर्म है इसलिए हो गया a इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर p माइनस वन। चूँकि मुझे क्वेश्चन में लॉग चाहिए और a हमारा पॉजिटिव हो चुका है तो पॉजिटिव वैल्यू लॉग की निकल सकती है। अगर हम कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका लॉग निकाला जा सकता है। इसीलिए इन क्वेश्चन में ए बी सी के बारे में बताया है कि ये पॉजिटिव है। तो मैंने जब लॉग लिया तो LHS में हो गया लॉग ए। फिर यहाँ पे लॉग जब लेंगे तो लॉग a इंटू आर टू द पावर p माइनस वन होगा। आपने पढ़ा होगा लॉग की प्रॉपर्टी में लॉग m इंटू एन को हम बोलते हैं लॉग m प्लस लॉग n। तो पहले ये लॉग a प्लस लॉग r टू द पावर p माइनस वन होगा। फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m टू द पावर n, तो वो m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m। तो उसी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये p माइनस वन लॉग r हो गया। इसी तरह से सिमिलरली हमने b, चूँकि b क्यू एथ टर्म था, c आर एथ टर्म था, तो उस b और c को निकाला है और log b फिर log c को निकाला है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन में log स्मॉल a log स्मॉल b log स्मॉल c की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं C1 के सारे एलिमेंट में log a एडिशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया कि अगर हम C1 में माइनस करते हैं C3 में log a का मल्टीप्लाई कर तो हमें log a C1 से हट जाएगा। तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन करने का फ़ायदा ये होगा कि आप देख सकते हैं C1 में हमारे जो एलिमेंट है p माइनस वन लॉग आर, q माइनस वन लॉग आर, r माइनस वन लॉग आर, p क्यू आर 1 1 हो चुके हैं। अब हम C1 से log r को कॉमन ले सकते हैं और C1 को log r से कॉमन लेने के बाद अगर हम C2 इक्वल टू C3 एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम पाएंगे कि C1 और C2 के जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल हो चुके हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने पढ़ा है इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, यहाँ में प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। किसी भी आप रो में या कॉलम में आप देखें a प्लस बी प्लस सी नहीं मिल रहा है, a प्लस बी प्लस 2c है, कहीं c ज़्यादा है तो कहीं a ज़्यादा है, कहीं b ज़्यादा है। तो इसे ठीक करने के लिए हम c1 प्लस c2 प्लस c3 करेंगे। तो जैसे हम c1 प्लस c2 प्लस c3 करेंगे आप देख सकते हैं c1 के सारे एलिमेंट 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो गए। तो हम c1 से 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी को कॉमन जब ले लेंगे तो हमारे c1 के एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे, जिससे 2 0 बनाना हमारे लिए आसान होगा। हम एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। ऐसा करने से हमारे जो C1 के एलिमेंट हैं वो 1 0 0 हो चुके हैं। अब हमें इसे इसके लिए एक्सपेंड करना हमारे लिए बहुत आसान है। हम C1 के रेस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड करेंगे और जब C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो C1 और R1 के एलिमेंट हाइड होंगे। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट से a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, जो कि बाहर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी से मल्टीप्लाई होकर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, यहाँ हमें a स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, R1 में एक ए का, R2 में बी और R3 में सी का मल्टीप्लाई किया। और हमने पढ़ा है कि जब हम किसी एक रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना होता है, हमने डिवाइड भी कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसको कि अगर हमने R1 में ए, R2 में बी और R3 में सी का मल्टीप्लाई किया है तो हमने डिवाइड भी किया है। अब हम यहाँ पर C1 C2 C3 से ए बी सी को कॉमन ले रहे हैं। अगर हम C1 C2 C3 से ए बी सी को कॉमन लेते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में स्क्वायर आ चुका है, ए पे भी स्क्वायर आ चुका है, बी पे भी आ चुका है। अब हमने यहाँ पर R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो इसलिए ताकि R1 के सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाएंगे। देख सकते हैं आप वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो चुके हैं। तो जैसे ही मैंने उसे कॉमन लिया हमारे पास R1 के जो एलिमेंट हैं वो 1 1 1 हो गए। अब हमारे लिए 2 0 बनाना आसान होगा। हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया, C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, इससे C1 में 0 हो जाएगा। फिर C2 इक्वल टू C2 माइनस C3, यहाँ C2 में 0 हो जाएगा। फिर इसे हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। जब इसे हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यहाँ भी वही चीज़ है, कहीं पर भी a प्लस बी प्लस सी नहीं है। तो मैंने पहले यहाँ पर R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया।
इससे R1 के सारे एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी हो गए। अब हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को हम R1 से कॉमन ले रहे हैं। R1 से कॉमन लेने पर R1 के सारे एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे, जहाँ हम फिर 2 जीरो बनाएंगे, C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 और C2 इक्वल टू C2 माइनस C3। ऐसा करने के बाद जब इसे हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमें हमारा डिजायर रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इस डिटरमिनेंट चैप्टर का सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में लॉन्ग में आ चुका है। इसको बनाने का जो तरीका है उसको हम ध्यान से देखेंगे। हमें यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ABC इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए और ये अभी कुछ ऐसा बनता नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम a प्लस बी प्लस सी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर C1 इक्वल टू C1 माइनस C3 और C2 इक्वल टू C2 माइनस C3 एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को जब हम ब्रेक करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी से, तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल सकता है। और वही हमने जो ऑपरेशन C1 में किया वही C2 में किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि हम C1 से और C2 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम C1 C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं वो बाहर आकर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और जो उसके एलिमेंट होंगे C1 के वो b प्लस सी माइनस ए 0, c माइनस ए माइनस बी, b के जो एलिमेंट है 0, c प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और C3 के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम जो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 प्लस R2, वो अब हम यहाँ पे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो बनाने के लिए करेंगे। तो मैंने यहाँ पर R3 इक्वल टू देखा कि अगर हम R1 और R2 को जोड़ते हैं और उसे R3 से माइनस करते हैं तो आप देखिए R3 में जो हमारा लास्ट एलिमेंट है A33 पोजीशन पर है, वहाँ पे लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम ऊपर a स्क्वायर और b स्क्वायर को जोड़कर माइनस करेंगे तो वहाँ 2ab बचेगा और हमें 2 टाइम्स ऑफ ABC भी लाना भी है, इसीलिए हमने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हैं इससे R3 के एलिमेंट चेंज हो गए हैं, वो -2b माइनस 2a 2ab हो गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ 2 जीरो बनाना इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं C1 का जो एलिमेंट C31 है और जो C2 का एलिमेंट C23 है, दोनों को 2ab माइनस 2ab और माइनस 2ab बना लूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बगल में जो लिखा C3 का जो एलिमेंट है जो A33 पर लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ने पर यहाँ 2 जीरो बन जाएंगे। तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ पे C1 में a का मल्टीप्लाई किया, C2 में b का मल्टीप्लाई किया। चूँकि मल्टीप्लाई किया इससे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए मैं वही एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, C1 इक्वल टू C1 प्लस C3। ऐसा करने से जहाँ माइनस 2ab लिखा है वो प्लस 2ab से जुड़कर 0 हो जाएगा। C2 इक्वल टू C2 प्लस C3, यहाँ C2 का जो एलिमेंट माइनस 2ab वो भी 0 हो जाएगा और उसके बाद इसे हमें एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने वही किया है। आप C3 के देखिए 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब इसके बाद इसे हम R3 के 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब इसे हम R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे। तो जैसे इसे हम R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर a को कॉमन लिया है R1 से और b को कॉमन लिया है हमने R2 से। कॉमन लेने से फ़ायदा ये हुआ कि a b कैंसिल हो गया जो बाहर थे। उसके बाद मैंने इसे R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया और हमें हमारा डिजायर रिजल्ट मिल गया। आपको एक्सपेंड करना तो अब अच्छे से आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी बी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी ए सी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हम कैसे लेकर आएंगे। तो यहाँ हमने R1 में a का मल्टीप्लाई, R2 में b का, R3 में c का मल्टीप्लाई किया। चूँकि मल्टीप्लाई किया ऐसे मुझे डिवाइड भी करना पड़ा, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं फिर मैंने यहाँ C1 C2 C3 से ABC कॉमन भी ले लिया। कॉमन लेने से क्या हुआ कि ABC हमारे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है इसमें हम अभी भी हमें अपना रिजल्ट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लाना है, जबकि यहाँ देखिए कहीं पर b c के साथ ऐड है, कहीं c a के साथ ऐड है। तो हम लोग यहाँ पर R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि इससे क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर जो है वो दोगुना हो जाएगा, c स्क्वायर दोगुना हो जाएगा। हर एलिमेंट में देखें आप a स्क्वायर दोगुना होगा, c स्क्वायर दोगुना होगा, फिर देखें आप a स्क्वायर दुगना होगा और b स्क्वायर दुगना होगा। इससे कुछ हम फिर 2 कॉमन ले पाएंगे। क्योंकि मुझे 4 लेकर आना है तो मैंने वही किया, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से क्या हुआ आप देख सकते हैं हमारे जो R1 के एलिमेंट है उसमें 2 आ चुका है और वहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉमन लेने के बाद हम वहाँ पर R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर हम 2 जीरो बना सकें। यहाँ पर 2 जीरो बनाने की हम कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 2 जीरो नहीं बनते हैं, अगर डायगोनल के तीनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उससे हमारा एक्चुअली में 2 जीरो बनाने का मेन पर्पज़ होता है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए और कुछ नहीं। डिटरमिनेंट तो हम कहीं भी एक्सपेंड करेंगे उसकी वैल्यू वही आ जाएगी,
क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। फिर हमने यहाँ पर R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आप देख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से जो डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सारे डायगोनल जीरो हो चुके हैं। अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो हमें इसकी वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ A² और B² C² मिल गई। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बनाएं। बस मेरा एक और क्वेश्चन बाकी है जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ चुका है, ये इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है जिसे में 4 टाइम्स ऑफ A प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए के इक्वल प्रूव करना है। ये एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें अगर हम ए की जगह पर माइनस बी रखें, बी की जगह पर माइनस सी रखें और सी की जगह पर माइनस ए रखें तो ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू माइनस बी रखने पर ये जीरो हो जाएगा तो ए प्लस बी इसका फैक्टर है। अगर हम बी इक्वल टू माइनस सी रखते हैं तो बी प्लस सी इसका फैक्टर है। सी इक्वल टू माइनस ए रखते हैं तो सी प्लस ए इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इसके फैक्टर होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है डेल्टा इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी। इसलिए के यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ऐसा तो नहीं है कि के का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, वहाँ कोई और न्यूमेरिकल क्वांटिटी भी आ सकती है। अब मैंने यहाँ पर अपने डिटरमिनेंट के आगे उस चीज़ को लिख लिया। अब हमें यहाँ पर के का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर ए और बी और सी की जगह पर कुछ ऐसे रियल नंबर्स रखने होते हैं कि गलती से भी LHS और RHS जीरो ना हो जाए। क्योंकि अगर LHS जीरो हो गया तो के जीरो आ जाएगा, फिर तो आंसर जीरो हो जाएगा। और अगर RHS जीरो हो गया तो फिर के के साथ जीरो का मल्टीप्लाई होकर के खुद जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2, 6, c बराबर 6 ले रखा है। आप कुछ और नंबर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा वही ले सकते हैं, है ना। तो आप इसको पुट करेंगे, जब दोनों तरफ पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे के का वैल्यू मिलेगा। मैंने जब इसको पुट करके सॉल्व किया तो के की वैल्यू 4 मिल रही है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर अपने क्वेश्चन में के की वैल्यू 4 को रख दिया। तो ये मेरा यूट्यूब वीडियो था, इसमें मैंने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे समझते हैं, बनाते हैं तो फिर डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अगला जो वीडियो अपलोड करूँगा वो सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट का करूँगा और उसके साथ ही मैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का करूँगा। फिर कैसे हम किसी डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हम किसी डिफरेंशिएशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका वीडियो आपके पास होगा। थैंक यू।